झारखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस युवा राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास आज हमारे साथ हैं। खास बात यह भी है कि 2014 से 2019 तक उन्होंने राज्य की पहली अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया। इसके पहले राज्य में अस्थिरता का दौर था। उनके कमान संभालने के बाद अस्थायित्व और विकास को राज्य में नई दिशा और ऊर्जा मिली। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार और हमारे साथ हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व गवर्नर रघुवर दास जी। सर, जयंती वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो सर, इस झारखंड का जो रजत जयंती वर्ष है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और उसके क्या मायने हैं? देखिए, 15 नवंबर 2025 जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड सहित 3 राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2000 को दिए थे, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम झारखंड वासी रजत जयंती के अवसर पर धूमधाम से पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है। तो इस दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंड के रजत जयंती के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे पूर्ण भरोसा कि इस 25 वर्ष में जो भी सरकारें आई अपने स्तर से कुछ अच्छे करने का प्रयास किए, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण जितने विकास होने चाहिए थे, जो राज्य के लोगों को अलग राज्य होने की आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, उस पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 2000 चुनाव में इंडिया को पूर्ण बहुमत मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी, तो पहली बार एक मजबूत सरकार, एक स्थिर सरकार, एक निर्णय लेने वाली सरकार का जनादेश झारखंड की जनता ने दी। सर, तो इस दौरान आपकी क्या चुनौतियां थी? क्योंकि 14 वर्ष एक तरीके से झारखंड में स्टेबिलिटी नहीं थी, और कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जो आज भी आपको याद है और लगता है कि वो जो गाड़ी थी वो अब उस पर ब्रेक लग गया है? जो इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, वो 14 साल से रशियन हॉस्टल के भाड़े पे चल रहा था। तो सबसे पहले हमने इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा बनाए और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा विधानसभा का उद्घाटन भी हुआ। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट का भी निर्माण हुआ। राजधानी के सड़कों को चौड़ीकरण करने का काम हुआ और विकास में सड़क और बिजली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं आपको बताऊं कि 2014 में पूरे राज्य में 22,236 किलोमीटर सड़क निर्माण हुई थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार में 22,836 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुई। इतनी तेज़ी से, चाहे आप संथाल परगना चल जाए, चाहे कोल्हान चल जाए, चाहे सुदूर उग्रवाद क्षेत्र में भी जाए, आपको रांची की जैसे ही सड़क मिलेगी। बड़े बड़े पुल, छोटे छोटे पुल पुलिया का भी निर्माण इन 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में निर्माण हुआ। उसी तरह झारखंड में टोटल 68 लाख परिवार है। जब मैंने बिजली विभाग का रिव्यू किया तो 2014 में देश को आज़ाद हुए 67 वर्ष हो चुके थे और मात्र 38 लाख घर में बिजली थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान था कि प्रत्येक गांव, टोले, घर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए। 5 साल में हमने 30 लाख घर में बिजली, चाहे पहाड़ में भी पहाड़िया रहता हो, उस घर में बिजली हमने पहुंचाने का काम किया। इसी तरह 67 साल की आज़ादी में मात्र 30 ग्रिड था, हमने 100 ग्रिड का निर्माण शुरू कराया। और आज जो बिजली की स्थिति आप देख रहे हैं, 19 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली हो रही, 250 से ज़्यादा सब स्टेशन का निर्माण भी कराया।
तो आपने सर जिस तरीके से जन सरोकार के जो मुद्दे थे, लोगों के जो परेशानी थी, उनको आपने डायरेक्ट एड्रेस किया, उसको आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन 2019 में ऐसा क्या माहौल बन गया कि इतने अच्छे काम करने के बाद भी जनता का जाने देश आपको नहीं मिला? देखिए, और राज्य से झारखंड थोड़ा भिन्न राज्य है, क्योंकि गुलामी के समय से ही यहाँ जो विदेशी शक्तियाँ हैं, जो विदेशी धर्म वाले लोग हैं, वो हमारे जो जनजाति समाज है उनको तरह तरह के गुमराह करने का कोशिश करते हैं। और 5 साल के अंदर ये जो लोभ लालच भय दिखाकर जो झारखंड में धर्मांतरण का धंधा चल रहा था, और संविधान ने भी अधिकार दिया कि कोई भी राज्य देश भय लोभ लालच के धर्मांतरण का कानून बना सकता है। तो मैंने उस संविधान का उपयोग करते हुए पहली बार धर्मांतरण निषेध कानून बनाने का काम किया। धर्मांतरण गतिविधि में काफ़ी कमी आई। इसके साथ साथ झारखंड में जब मैं मुख्यमंत्री बना, करीब 14, 15, 16 जिला उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित था, और कहीं न कहीं ये दोनों राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ की सांठगांठ रहती थी, और दोनों पे मैंने लगाम लगाने की कोशिश की। शायद इसी वजह से एक माहौल भी बना, और औद्योगिक उस समय क्रांति का माहौल भी झारखंड में पैदा हुआ था। पहली बार देखिए 2014 के पहले आप देखिए झारखंड की छवि बहुत खराब थी देश दुनिया में। भ्रष्टाचार को लेकर के बिना पैसे का झारखंड में कोई काम होता नहीं, ना कोई निवेशक आते थे, ना कोई बाहर के लोग आते थे। जो हमारा अधिकारी दिल्ली की बैठक में जाते थे तो उनका सर झुका रहता था, जैसा अधिकारियों लोग ने मुझे बताता था। तो हमने मोमेंटम झारखंड यहाँ कराने का काम किया रांची में, और देश के ही चुनिंदे उद्योगपति ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफ़ी लोग यहाँ आए। और मोमेंटम झारखंड होने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि झारखंड की छवि देश दुनिया में हम निखारने का काम करें। इसके साथ ही साथ देश का झारखंड पहला राज्य है जिसके पास 40% रिसोर्सेस है। तो अगर अपनी हम प्राकृतिक संसाधन का समृद्धि के लिए अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो उस प्राकृतिक संसाधन का कोई मायने नहीं रखता। और इसी को ध्यान में रखकर हमने मोमेंटम झारखंड किए, और काफ़ी लोग उस मोमेंटम झारखंड में पूंजी निवेश भी किए। उस समय भी ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ इन लोगों ने गुमराह करने का काम करने का कोशिश की ताकि यहाँ कोई निवेश ना हो। फिर भी आप देखिए यहाँ पावर प्लांट लगा गोड्डा में अदानी का, उसके बाद टेक्सटाइल के काफ़ी यहाँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा जोर था छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग पर, क्योंकि कम पूंजी में वहाँ रोज़गार ज़्यादा मिलते हैं। अब जैसे टेक्सटाइल में उदाहरण दो, 1 करोड़ पूंजी में 17 लोग को रोज़गार मिलता है। तो देश का सबसे एक पहला जो हमारा टेक्सटाइल नीति थी, वो देश का सबसे पहला टेक्सटाइल नीति थी। काफ़ी निवेशक टेक्सटाइल में अच्छे ख्याति प्राप्त लोग यहाँ टेक्सटाइल में निवेश किए थे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे निवेशक यहाँ निवेश करना चाह रहे थे, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी शक्ति जो झारखंड के विकास के विरोधी है, उस शक्ति नहीं चाहता था कि यह झारखंड समृद्ध हो। तो क्या इसमें सर आपको ये लगता है कि आदिवासी और गैर आदिवासी की जो चर्चाएं झारखंड में होती रहती है उसकी वजह से भी विकास? नहीं, देखिए यहाँ ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं और ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल हैं, ये लोग जो धर्मांतरित क्रिश्चियन आदिवासी है, उन लोगों को गुमराह आदिवासी है, जो अंग्रेज का था फूट डालो राज करो, तो यही नीति यहाँ भी बाहरी भीतरी का खेल 14 साल से करता रहा और विकास बाधित था। ये नहीं चाहता कि आदिवासी के जीवन में बदलाव आए, ये नहीं चाहता कि आदिवासी के बच्चे शिक्षित हो, ये नहीं चाहता कि जो हमारा जनजाति समाज है उसके बच्चे का भी कोई सपना है वो सपना पूरा हो। और यही कारण है कि चुनाव का समय
पूरे ये राष्ट्र विरोधी शक्ति जो एनजीओ है, सब ये लोग ने एक षड्यंत्र के तहत, और यहाँ माइंस बिचौलिया भी बहुत थे। 5 साल में आपने देखा होगा किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। भ्रष्टाचार का दाग आपकी सरकार पे नहीं लगा उस तरीके एक से। बेदाग सरकार और एक जवाबदेह प्रशासन जनता के प्रति वो जवाबदेह है, और इसीलिए हमने एक 181 जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया था, जिसको आज भी जनता याद करती है कि घर उस बैठे। दौर को भी जनता याद करती है सर, कि हमेशा ये चर्चा होती है कि झारखंड में वो जो दौर था, एक माहौल बना था, वो स्वर्णिम काल के रूप में जनता याद करती है, लेकिन वो वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हुआ। पता नहीं, वोट बैंक में कन्वर्ट हुआ। आप 2014 जी के विधानसभा चुनाव को रिजल्ट को निकाल लीजिए, 2019 के विधानसभा चुनाव को भी रिजल्ट निकालिए। 2% आदिवासी वोट ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमारी विचारधारा को लोग पसंद किया, लेकिन जो हमारा एलआई पार्टनर था जी वो किन्हीं कारणों से अकेले लड़ने का मन बना जी, और जिसके कारण सरकार नहीं बन नहीं बन पाई। तो सर, राजनीति में आपको मजदूर संगठन से लेकर राज्य के मुखिया बनने तक का सौभाग्य मिला है, और जिस तरीके का आपको अनुभव है, तो क्या लगता है कि सरकार को, आज की जो सरकार है, उनको किस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, झारखंड में या किसी भी राज्य में मजबूत सरकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मजबूत सरकार रहेगी तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, जैसे हमने निर्णय लेने की क्षमता थी। स्थानीय नीति 2014 से बाधित था, जिससे नियुक्ति नहीं हो रही थी। हमने स्थानीय परिभाषित किया, नियोजन नीति बनाया, 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी, 52,000 टीचर की बहाली की, 26,000 दरोगा की बहाली की, जिसमें आदिवासी जनजातीय समाज के अन्य तबके के लोग आए, वनरक्षी की बहाली का। तो सरकार चलती है नीति से, सरकार चलती है नियत से। तो मैं वर्तमान सरकार को देख रहा हूँ, ना सरकार का नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। सरकार है लेकिन प्रशासन नहीं है। मुख्यमंत्री है लेकिन मुख्यमंत्री की पकड़ झारखंड में नहीं है। समरालय है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, लेकिन जनता की सेवा को लकवा मार दिया। आज झारखंड में आप किसी क्षेत्र में भी चले जाइए, बिना पैसे का, चाहे ब्लॉक ऑफिस हो, चाहे सीओ ऑफिस हो, चाहे सीएम ऑफिस हो, बिना पैसे का ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा, बिना पैसे का ना जमीन का म्यूटेशन हो रहा। और आप देख रहे हैं इस राज्य में जो विगत पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर 6 वर्ष के शासन में, आज इस सरकार को मैं कह सकता हूँ, जो जनता की बड़ी आशा से ये सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार सिंडिकेट की सरकार है। चाहे वो कोल सिंडिकेट हो, चाहे वो पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे वो बालू सिंडिकेट हो, चाहे वो शराब सिंडिकेट हो, चाहे जमीन सिंडिकेट हो। तो ये सिंडिकेट की सरकार है। इसके बावजूद हमको लगता है कि अभी जो, चाहे पिछले कुछ उपचुनाव हुए हैं या पिछले 2 चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए, लगता है कि झारखंड में भाजपा की पकड़ कमज़ोर हो रही है। नहीं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमज़ोर नहीं हुई है। जो वर्तमान में स्थिति है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मिलकर आज ज़रूरत है झारखंड को बचाने के लिए। पहले झारखंड की माटी को हम बचाएं। जिस तरह इस 6 वर्ष में आज जगह जगह, अभी हमारे पास कुछ आदिवासी संगठन के लोग आए थे, कि जगह जगह धर्मांतरण का खेल बड़े जोर जोर से सरकार के संरक्षण में चल रहा है। प्रशासन को खबर करने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी जो मैं समझता हूँ, हम सब झारखंड वासियों को, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सभी झारखंड वासियों को झारखंड को बचाने के लिए हमें एक साथ मिलकर झारखंड को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। झारखंड की संस्कृति, परंपरा, झारखंड की अस्मिता,
जिस झारखंड को भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, वीर बुधु भगत जैसे हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने जिस अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए ब्रिटिश हुकूमत से में अपना खून बहाया था, बलिदान दिया था, तो हम सबको संकल्प लेकर इस झारखंड की संस्कृति, झारखंड की अस्मिता, झारखंड की परंपरा को बचाने की जरूरत है। जिन 6 वर्ष में झारखंड की संस्कृति पर भी चोट हो रहा, परंपरा पर भी चोट हो रहा, झारखंड की भाषा पर भी चोट हो, तमाम चीज़ों पर चोट है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को बहुत बड़ा सम्मान दिया, सारे योद्धाओं को लेकर संग्रहालय बना, रांची में संग्रहालय बना, और जिस तरीके से बिरसा मुंडा की धरती को एक तरीके से उत्थान करने की बात हो रही है और जनजातीय गौरव दिवस मनाने का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका ऐलान किया गया उनके वर्थ के दिन को, तो इसको आप किस तरीके से आदिवासियों के लिए एक प्रधानमंत्री की सोच से इंडिकेट करते हैं और जोड़ते हैं? देखिए, झारखंड वीरों की भूमि है। इस भूमि में भारत माता की कोख से अनेक हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज जनजाति समाज के, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी से पहले, चाहे तिलका मांझी जी हो, सिद्धू कान्हू जी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर बुधु भगत हो, अनेक जनजाति समाज के लोगों ने जुल्मी ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान करने का काम किया। चाहे कोल विद्रोह हो, चाहे हुल विद्रोह हो, लेकिन आज़ादी के 50-55 वर्ष तक ये जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, उनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक प्रधान सेवक के रूप में देश की जनता ने जनादेश दिया, तो पहली बार जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश के, चाहे कोई समाज के हो, उनको इतिहास के पन्नों में अंकित करने का बीड़ा उठाया। और ख़ासकर जो हमारे जनजाति समाज, भगवान बिरसा मुंडा डबल इंजन की सरकार में, जहां भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंतिम सांस ली थी, वहाँ संग्रहालय और का बनाने का काम हुआ। दिल्ली में भी एक पार्क में भगवान बिरसा मुंडा का अनावरण होने का काम किया। इसके साथ ही साथ 2021 में 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को आह्वान किया जनजाति गौरव दिवस, और खुशी की बात है कि कल 150वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें अपनी संस्कृति, परंपरा को और जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने देश के लिए जो बलिदान दिए, उससे प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को मिले। तो इस तरीके का एक सम्मान भी आदिवासी समाज को मिला है, और जिस तरीके से झारखंड में काम होना चाहिए वो मजबूती भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई। एक बात और मैं कहूँ, आज़ादी के बाद पहली बार कोई जनजाति संथाली महिला को भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का महामहिम संवैधानिक पद दिया। इसके साथ ही साथ पहली बार जो हमारा, हम आदिवासी किसको कहते हैं, आदिकाल से रहने वाला आदिवासी, तो आदि जनजाति आदिकाल से रहते हैं, जो पहाड़ में रहते हैं, चाहे पहाड़िया हो, बिरहोर हो। इसी खूंटी की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपए का जनमन योजना शुरुआत की, जिसमें अभी तक 15,000 करोड़ की योजना ये जनजाति, जो आदिम जनजाति के क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, योजना खर्च हो रही। 700 से ज़्यादा एकलव्य विद्यालय आदिवासी क्षेत्र में खोले गए। इस तरह आदिवासी को सम्मान ही नहीं, आदिवासी का उत्थान भी प्राथमिकता में आदरणीय मोदी जी के है। सर, थोड़े से लीक से हटके, ये तो राजनीति की बात हुई, आपकी जन सरोकार की बात हुई, पॉलिटिकल जो आपके एक पकड़ रही है उसकी बात थी,
किस तरीके से आपको लगता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका मजबूत पक्ष क्या है और कोई कमियां आपको खुद में अपने में नजर आती है? नहीं, देखिए, मैं एक मजदूर परिवार से आता हूँ और खुद मजदूर रहा हूँ, और जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एमएलए बनूंगा। मुख्यमंत्री की बात तो दूर छोड़िए आप, गवर्नर भी बने सर, संवैधानिक पद को भी मैंने कभी। तो मैं अपने और जो भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी, मैंने उसको पूरी ईमानदारी से निर्वाह करने का काम किया, क्योंकि राजनीति को मैं एक सेवा का माध्यम मानता हूँ। मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। मेरा मिशन था कि अगर कभी भी कोई दायित्व मिले, चाहे वो पार्टी का दायित्व हो चाहे सरकार का, तो उसको पूरी ईमानदारी से निभाने का कोशिश। और 5 साल जब सरकार चलाने की, जनता की सेवा करने का मौका देने में पूरी ईमानदारी से एक जुनून था झारखंड को कि विकसित राज्य की श्रेणी में लाना। ये जुनून तो के साथ आपने काम किया सर, लेकिन चूंकि आपके 3 रोल बहुत महत्वपूर्ण हैं, एज ए मुख्यमंत्री, एज ए गवर्नर, और आप जब मजदूर यूनियन में काम करते थे तो यूनियन के भी तौर पे, तो ऐसा कहाँ आपको लगा कि जहाँ पूरी तरह से दे सके, और कहीं पे ऐसा कुछ लगा कि आपको जो देना चाहिए था वो नहीं कर पाए? नहीं, मैं जो भी काम, देखिए, मैं मजदूर वैसा नेता नहीं था। जब टेम्पोररी में था हम टिस्को में, तो परमानेंट करो का आंदोलन का नेतृत्व करता था। संगठन में भी मुझे 2 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, और मैंने पूरी ईमानदारी से किया। और मेरे प्रदेश के काल में ही 2 बार फिर मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार भी बनी। बीजेपी ने फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। फिर पार्टी ने झारखंड की जनता का सेवा, जब जनादेश आया तो सेवा करने का मौका भी दिया। और उड़ीसा में जो लाट साहब का पद कहा जाता है, बहुत लोग का आशा रहता है कि राज्यपाल राष्ट्र, तो वो भी पार्टी ने मुझे संवैधानिक पद का भी दायित्व दिया। तो मैं अपनी कार्य से और पार्टी नेतृत्व ने जो हमें सम्मान दिया, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसा एक मजदूर परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने इतना मान और सम्मान दोनों आपको दिया है। सर, अब आपकी अगली पीढ़ी, आपकी पुत्रवधू विधायक चुनी गई है, क्या घर में कभी ड्राइंग रूम में चर्चा होती है राजनीति की, और आप उनको कोई टिप्स देते हैं कि कैसे जनता से संवाद होना चाहिए, विधानसभा में कैसे जनता की आवाज़ बननी चाहिए? इस तरह की चर्चाएं ड्राइंग रूम में होती है? नहीं, ड्राइंग रूम में हम लोग राजनीतिक चर्चा नहीं करते। कभी कुछ उसको दिक्कत होती तो पूछती हो, लेकिन यह खुशी की बात है कि खुद सक्षम है। और आप देखते होंगे वो कोई दिन ऐसा नहीं है कि वो जनता के बीच जाकर जनता की समस्या को जानना। तो मैंने वही कहा कि जनता से ज़्यादा कनेक्ट रखो, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में मालिक होता है। तो जनता की समस्या का समाधान करना और विधानसभा में मुखर होकर जनता की आवाज़ बनना, इसीलिए जनप्रतिनिधि जनता चुनती है। सर, राजनीति में आपकी प्रेरणा क्या है, और कौन ऐसा काम लगता है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो आपको कसक है और उसकी टीस है? देखिए, कसक मुझे अपने लिए नहीं है, कसक इस राज्य के लिए था। इस राज्य के जो गरीब आदिवासी जनता है उसके लिए था, क्योंकि यहाँ के जनजाति समाज बहुत भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां या जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, ये कभी जनजाति की शिक्षा के बारे में बात नहीं करती है कि वो शिक्षित हो, उसके बच्चे का भी सपना हो, पूरा हो। तो एक कसक रह गया, एक मौका मुझे और झारखंड की जनता देती तो झारखंड देश का 1 नंबर विकसित राज्य बनता है। ये झारखंड में है पोटेंशियल, क्योंकि किसी भी राज्य को डेवलप करने के लिए मिनिमम 10 इयर्स चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2002 में गुजरात बने तो 10 साल के बाद 12-13 के बाद वाइब्रेट हुआ गुजरात। तो वो पोटेंशियल झारखंड में भी है, लेकिन उसकी कसक आपको रह गई कि वो पटरी पर गाड़ी तो आई थी लेकिन वो दौड़ नहीं पाई। ठीक है सर, आप स्ट्रीट फूड के भी बहुत शौकीन हैं, जमशेदपुर में कहीं गोलगप्पा और ये सब खाते हुए, क्या कभी घर में भी किचन में हाथ आजमाते हैं? नहीं, कभी नहीं। मतलब
कभी नहीं, लेकिन स्ट्रीट फूड खाने में आपको हाँ, मजा आता मुझे है। बहुत है। मैं कल भी गोलगप्पा खा गया। हाँ, गोलगप्पा, चाट, डोसा, इडली बहुत पसंद है। पसंद है। और राजनीति और भागदौड़ बड़ी है जिंदगी में, क्योंकि बहुत जनता, जहाँ भी गए जनता के बीच बैठना है, लोगों के साथ रहना है, जुड़ना है। तो ऐसे में क्वालिटी टाइम अगर आपको कभी कोई वक्त मिलता है तो क्या किताब पढ़ते हैं, कोई गाना गुनगुनाते हैं, टीवी, किस तरीके से वो आप क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना पसंद करते हैं? न, मैं किताब भी पढ़ता हूँ और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर राजनीतिक चर्चा के साथ साथ हंसी मजाक का भी, ताकि माइंड फ्री रहे। हाँ, माइंड फ्री रहे तो उस हिसाब से आप एनर्जी मिलता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ बैठने से, हंसी मजाक करने से एक थोड़ा उनको अपनापन का भाव भी होता है, हमको भी शक्ति मिलती है, गति मिलती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रेरणा मिलती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार झारखंड में विकास को लेकर जो एक सोच है, एक रोड मैप जो बननी चाहिए थी, वो विजन कहीं ना कहीं लगता है कि झारखंड के पॉलिटिशियन में उसकी कमी है, इस वजह से ये नहीं, निश्चित। देखिए, हमेशा मैं सबको कहता हूँ कि भगवान अगर आपको कभी भी कोई मौका दे तो कुछ ऐसा काम करके चले जाओ ताकि लोग आपके जाने के बाद याद करें। क्योंकि पद परमानेंट नहीं होता है। आज हम हैं, कल नहीं है। जब शरीर ही परमानेंट नहीं है तो पद परमानेंट तो ही नहीं। तो अगर ईश्वर ने आपको कोई मौका दिया, किसी क्षेत्र में भी हो, तो कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि 6 वर्ष के शासनकाल में जो झारखंड की जनता की अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, ये सरकार उस पर खरा नहीं उतर रही है। तो झारखंड की जनता की जो अपेक्षाएं वर्तमान सरकार से है, उस पर वो खरा उतर नहीं रही है। लेकिन रघुवर दास ये साफ तौर पर मानते हैं कि 2014 से 19 तक उन्होंने पूरे विश्वास और पूरा जो एक जुनून के साथ उन्होंने झारखंड की सेवा की है। तो निश्चित तौर पर इस बात का उनको खुशी भी है, लेकिन कुछ टिस और कसक भी है कि वो जो उनके मन में ख्वाब था झारखंड को लेकर, आदिवासियों को लेकर, वो पूरा नहीं कर सके। आज हमारे साथ थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दूरदर्शी नेता रघुवर दास, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के जरिए विकास, जन कल्याण को एक नया आयाम दिया है और खुद को फिर भी जनता का दास वो बताते रहे हैं। रजत जयंती की आपको सर एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी, आपके दूरदर्शन की दर्शक पूरी को टीम भी। को दीजिए इजाजत। नमस्कार।